बेटा इतना दूर है अभी, सही हो गया। क्लास शुरू कर रहे हैं तो तुम कहाँ से आ सकोगे? पॉसिबल नहीं है ना तुम्हारे लिए। आज हम क्वेश्चन टू के नोट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो बेटा 15-20 मिनट फिर तुम पढ़ाई कैसे करोगे? ये ट्विन टर्बो क्या होती है? ये क्या ड्रामा है? अली सारन, ये क्या सिस्टम है? तुम कह रहे हो कि जी ट्विन टर्बो कोई तुम गाड़ी लेके आओगे, क्या होती है वो ट्विन टर्बो? मुझे तो इतना नहीं पता इन चीजों का। बस या तेज आवाज आ रही होती है? है। हाँ अली। बस बहुत तेज होती है, ये समझ रहे हैं। अच्छा, जैसे आपकी रीवो है ना, उससे ज्यादा तेज है। यानी कि तुम असल में आखिर में ये बात बताना चाह रहे थे। जी। ठीक है, लगा लो रेस। आप आ जाए फिर। आ जाओ कल। मैं कल भी एकेडमी में हूं, तुम आ जाओ, लगा लेते हैं रेस। मैं कल आ जाता हूँ। पैसे भी लगेंगे, इस तरह एम मैं नहीं लगाऊंगा। मैं आपको पीएसओ का कार्ड दे दूंगा, आप पेट्रोल भी बाद में भरवा लो फिर। हाँ ये हुई ना बात, ये वारे है। ठीक। अच्छा जी, अब करते हैं क्लास शुरू। हमने जो है आखिरी चीज क्या की थी आया, जब P5 हम कर रहे थे, हमने कहाँ खत्म किया था? हमने किया था रीअरेंजिंग वाला, इक्वेशन वाला खत्म किया था, है ना? बताओ बेटा आया। जी सर। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि उसी को कंटिन्यू करें। मुझे वैसे P5 की उस पर हेडिंग डाल देनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं डाली थी ना। आई थिंक फिर नई डॉक्यूमेंट निकाल लेते हैं, या वो डॉक्यूमेंट तो मुझे मिल नहीं रहा एकदम से। चलो, नई डॉक्यूमेंट निकाल लेते हैं। अच्छा, हमने आखिरी क्लास में या कर लिया था रीअरेंजिंग ऑफ इक्वेशन तक। अब उसके आगे चलते हैं। अब जो बी पार्ट होता है ना क्वेश्चन का, क्वेश्चन टू का बी पार्ट इज अबाउट इज अबाउट कंप्लीटिंग इज अबाउट कंप्लीटिंग अ टेबल, स्पेसिफिकली इस टेबल में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है स्पेसिफिकली अनसर्टेनिटी कैलकुलेशंस। स्पेसिफिकली अनसर्टेनिटी कैलकुलेशंस। अच्छा या अब अनसर्टेनिटी को हम A1 में लिखते थे वन सिग्निफिकेंट फिगर्स में, क्या A2 में वन सिग्निफिकेंट फिगर का रूल होगा? और सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या होंगे? तो लिखो, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ टेबल। फिगर्स इन अ टेबल। या मुझे बता सकते हो कि रॉ डेटा और प्रोसेस डेटा में क्या फर्क होता है? ये चलो मैं ही बता देता हूँ। जो आप इंस्ट्रूमेंट से उठाते हैं वो रॉ डेटा होता है, और जो आप कैलकुलेशन करते हैं वो प्रोसेस डेटा होता है, ठीक है? रॉ डेटा के चेक होती है प्रिसीजन, जिसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। अच्छा, तो रॉ डेटा मस्ट बी अप टू सेम प्रिसीजन। रॉ डेटा मस्ट बी अप टू सेम प्रिसीजन। या ये जो रॉ डेटा होगा उसका प्रिसीजन सेम होना चाहिए, समझिए बेटा बात। रॉ डेटा मस्ट बी अप टू सेम प्रिसीजन, while while calculated data must be raw data must be up to same precision, while calculated data must be while calculated data must follow
the least significant data value, or one more than that, or one more than दैट, या इसका क्या मतलब है कि जो रॉ डाटा होगा उसमें हम प्रिसीजन या लीस्ट काउंट देखेंगे, और जो प्रोसेस डाटा होगा उसके अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। ठीक है जी। तो इसको यूं समझो, जैसे फर्ज करें हम बात करते हैं एरिया इज इक्वल टू, या हमने कहा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। क्या कहा बेटा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। अब इसमें लेंथ और विड्थ क्या है बेटा? हाँ, या लेंथ एंड विड्थ रॉ डाटा या प्रोसेस डाटा? या जल्दी बताओ अली सारिम, क्या ख्याल है यार? लेंथ और विड्थ क्या है, प्रोसेस डाटा या रॉ डाटा? रॉ डेटा। हाँ, इज रॉ डाटा। क्यों? इसको इंस्ट्रूमेंट से सीधा देख रहे हैं ना। आसान जबान में इट शुड हैव, आसान जबान में इसका रूल क्या है? शुड हैव सेम डेसिमल्स, डेसिमल पॉइंट्स। यानी कि अगर हम रॉ डाटा की बात करते हैं तो उसके डेसिमल पॉइंट्स शुड बी सेम। अच्छा, अब एरिया का रूल क्या होगा? एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं लेंथ और विड्थ से। तो एरिया के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, significant figures of area, significant figures of area will depend on significant figures of length and width। अली साहब, ये बात है कि एरिया के क्या मैटर करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्ज करो एक टेबल आपको गिवन है जिसमें उन्होंने कहा जी लेंथ इन सेंटीमीटर्स, विड्थ इन सेंटीमीटर। सर क्या आप स्टार्ट से दिखा सकते हैं? मैं जी जी बेटा, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा यहीं से शुरू किया है। मेरा ख्याल है पिछले वीक आपने छोड़ P5 लेंगे। की क्लास ली होगी ना। तो पिछले वीक पे हमने जो किया था वो था इक्वेशन को कैसे रीअरेंज करते हैं। ठीक है, अब उसके आगे चल रहे हैं। हाँ बेटा, हो गया कॉपी? थैंक यू। हाँ बेटा अली सालिम, कर लिया कॉपी? बिल्कुल। अच्छा, अब अली सालिम देखो, लेंथ विड्थ और एरिया। फर्ज करो लेंथ के कॉलम में तुम्हें वैल्यूज दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, 153.7 सेंटीमीटर, 2.543 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर। अली साहब, इनमें से कौन सी वैल्यू है जो गलत तरीके से लिखी हुई है? द वैल्यू दैट इज इनकरेक्ट, विच वन इज दैट वैल्यू? ओके, मुझे ये बताते जाओ, ये वैल्यू करेक्ट या इनकरेक्ट? अली साहब जल्दी। इनकरेक्ट। नहीं 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 नहीं, देखो इसको होना नहीं चाहिए और ज़्यादा टू पॉइंट ना, फाइव सिर्फ डेसिमल्स अली साहब, सिर्फ डेसिमल्स देखते हैं। वलीद जो बता रहा है सिर्फ डेसिमल्स। जो रॉ डाटा होता है ना उसके डेसिमल बस सेम होने चाहिए। जो आपका रॉ डाटा होता है ना उसके क्या सेम होने चाहिए? डेसिमल्स। जो हम इंस्ट्रूमेंट से रीड करते हैं उसको कहते हैं रॉ डाटा। इंस्ट्रूमेंट से जो रेड वैल्यू है उसके अगर डेसिमल सेम है तो इट्स करेक्ट। ठीक है, तो इनमें से ये जो वैल्यू है ना ये इनकरेक्ट है, बाकी सब ठीक है। हाँ बेटा, आगे समझ अली साहब? हाँ जी सर। अच्छा, अब देखो, अगर हम बात करते हैं विड्थ की, तो वो दी हुई है, फर्ज करो 3.5 सेंटीमीटर, या कम होगी ना, 1.2 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 0.9 सेंटीमीटर।
इनमें से कोई वैल्यू है इनकरेक्ट या सब ठीक है? क्या ख्याल है भाई? क्या कहते हो अली सारिम? ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं सारी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट या कोई इनकरेक्ट भी है? ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट होने की रीजन भी बताओ क्यों? क्योंकि सब में क्या है, 1 डेसिमल, सेम डेसिमल्स। अच्छा अली सालिम, अब हम एरिया जब कैलकुलेट करेंगे उसमें क्या देखेंगे बेटा? क्या ख्याल है? उसमें हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। आयशा अहमद बेटा, जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 1.2। अली सारे आंसर बताओ, 2.5 इंटू 1.2 क्या आ जाएगा बेटा? 3। बेटा कैलकुलेटर लेके बैठो ना। लेके बैठा हूँ। हाँ आंसर बताओ। 3.0। थ्री 2.5 इंटू 1.2 3.0। हाँ हाँ 3.0। तो एक बार लाउड बोल दिया करो ना, 3.0 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनो, इसमें टू इसमें टू, एरिया में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं? आइदर 2 सेक फिग और 3 सेक फिग। यानी कि अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे तो एरिया जो है वो 2 में भी चलेगा और 3 में भी चलेगा। लेकिन अगर आपने 3 लिख दिया, फर्ज करें एक बंदे ने 3 लिख दिया, इनकरेक्ट। 3.0 लिख दिया, करेक्ट। 3.00 लिख दिया, करेक्ट। 3.30 लिख दिया तो इनकरेक्ट। हाँ आगे समझ। बेटा वलीद, अली सालिम तुम्हारा कोई सवाल है यहाँ पे? नहीं सर। आयशा साहब आपका कोई सवाल है या आपको आ गई समझ? सर आ गई समझ। हमने किसको फॉलो किया है कि देखो लेंथ में है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आयशा कैलकुलेटर लेके बैठो ताकि मुझे आंसर आप जल्दी बताती रहो। देखो लेंथ में है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, विड्थ में है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम एरिया में 2 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। अली सारिम अब ये बताओ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा? अली फोर। सारिम कितने इसमें? 4। 4। और बेटा अली इसमें कितने हैं? 2। 2। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉलो किसको करेंगे? आयशा साजिद बेटा, 2 वाले को फॉलो करेंगे या 4 वाले को फॉलो करेंगे? क्या कहती हैं बेटा आप? सर 2 वाले को। 2 वाले को। तो हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए? आइदर 2 सेक फिग और 3 सेक फिग। ठीक है, ये हमारी अब मर्जी होगी यहाँ पे। अब ऊपर वाला जो आंसर है, चले हम एक सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा लिख रहे हैं, तो बेटा आयशा एक ज्यादा लिखना इज अ गुड प्रैक्टिस, उससे ग्राफ में थोड़ा ईज आ जाता है। तो यहां पे हमारे पास जो आंसर 3 था उसको हमने लिख दिया 3.00। आयशा साजिद हम इसको 3.0 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने 3.00 क्यों लिखा? हम एक सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा लिखेंगे ताकि हमें ग्राफ बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। अच्छा, अब वलीद ने मुझे ये आंसर बताया दूसरे वाला। ये आंसर है जी आपका 829.98। थैंक यू वलीद। 153.7 मल्टीप्लाई किया इसको 5.4 के साथ और आंसर आ गया 829.98। तो जहरी सी बात है, अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे, 2 में भी वैसे लिख सकते हैं, 3 सेक फिग में ये बन जाएगा 830। लेकिन इसको 830 लिखना वाइज होगा नहीं वैसे, क्योंकि 830 में 0 इनसिग्निफिकेंट भी हो सकता है। तो 8.3 इंटू 10 पावर 2 ज्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप 830 भी लिख दें तो चलेगा। लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि 0 इज सिग्निफिकेंट। ये वाला 0 बेटा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अच्छा, वरीद इसमें तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जब मैंने 830 लिखा है? क्योंकि 0 जो है वो लॉजिकली इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्यों बेटा 3 और 4 क्यों होगा ईमान? आप उसको देखेंगे ना, 4 वाले को और 2 वाले को, एक 4 है एक 2 है। देखें कैलकुलेशन में आपने यूज किए 4 और 2, तो लीस्ट को फॉलो करते हैं ना। बेटा ये देखो ना,
153.7 इंटू 5.4। बेटा इसमें है 4 सेक फिग और इसमें है 2 सेक फिग, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉलो किसको करते हैं, ज्यादा वाले को या कम वाले को? ऑब्वियसली कम वाले को। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसको हम इग्नोर करते हैं, फोकस किस पे करते हैं, कम वाले पे, टू वाले पे। तो आंसर हम टू में भी लिख सकते हैं और थ्री में भी लिख सकते हैं। ईमान, बीच में नहीं जाते होते, ठीक है? वलीद 1 सेकेंड। वलीद सिग्निफिकेंट फिगर फिर एक ज्यादा हो जाएगा, उससे मसला होगा। तो एक जो वाइज अप्रोच है, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ रहा हूं, तो मैं बताता हूं तुम्हें। फर्ज करें तुम्हारा आंसर आ गया 829 पॉइंट, तुम्हारा शायद था 829.98 ना। अब इसको अगर तुमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का हिसाब ठीक रखना है और वाइजली चलना है, तो फिर ज्यादा बेहतर यही होगा कि 8.30 इंटू 10 पावर 2। वो तुम्हारा मसला हल हो गया कि 830 लिखेंगे तो इंप्रेशन बनेगा कि मे बी देयर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिमाग में 830 इसको सोचोगे, लेकिन टू शो दैट कि जीरो इज सिग्निफिकेंट, यू कैन राइट इट एज 8.30 इंटू 10 पावर 2। हाँ वलीद, आइए समझ, ताकि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर हो जाए। और ईमान, आप जो कर रही है ना कि बीच वाला नहीं होता, लीस्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है? ईमान, यस सर। बीच वाला नहीं होता, लीस्ट को फॉलो करते हैं। यू थॉट के 4 और 2 होगा तो उसके बीच में आएंगे, बीच में नहीं आते। जो कम वाला होता है उसको फॉलो करते हैं। अब ये देखो अगली कैलकुलेशन, अगली जो हमारी कैलकुलेशन है वो है जी 2.543। अच्छा ईमान, अब आपको क्या समझ आई? रॉ डेटा में क्या फॉलो करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल्स? डेसिमल्स। डेसिमल्स। रॉ डेटा क्या होता है, जो सीधा इंस्ट्रूमेंट से उठाते हैं। जो डेटा हम इंस्ट्रूमेंट से उठा के लिख रहे होते हैं, उसके पूरे कॉलम के अंदर डेसिमल पॉइंट डिफरेंट नहीं हो सकते, बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट वाज सेम ना। वही वाला इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट लीस्ट काउंट दे ही नहीं सकता। तो लेंथ और विड्थ जो हम इंस्ट्रूमेंट से पिक कर रहे हैं, उनके डेसिमल्स डिफरेंट नहीं हो सकते, उनका प्रिसीजन सेम होगा। फिर जब हम उस लेंथ विड्थ से कैलकुलेशन करेंगे, तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। कैलकुलेटेड वैल्यू के डेसिमल नहीं देखते, कैलकुलेटेड वैल्यू को देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो अगली कैलकुलेशन है, 2.543 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। बेटा इसका जो आंसर आएगा वो होगा 3.8145, 3.8145 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जहरी सी बात है, इसमें भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखेंगे। तो ईमान देखो, इसमें है 1 2 3 4 6 फिग। ईमान बेटा इसमें है 2। तो आंसर में हम कितने लिख सकते हैं बेटा? 4 और 2 कितने लिख सकते हैं ईमान? सर 2। या तो लीस्ट या उससे, ईमान उससे एक ज्यादा अलाउड होता है, ठीक है ना? लीस्ट या उससे एक ज्यादा। तो 2 भी चल सकता है और 3 भी चल सकता है, और हम एक ज्यादा लिखा करेंगे। तो उससे फायदा ये मिलेगा कि ग्राफ में ईज आ जाता है। ये हो गया, तो हम इसको लिखेंगे अब 3.81। हाँ ईमान, कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई बेटा? हाँ वलीद, तुम सही कह रहे हो वलीद, लेकिन हम एक सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना, लीस्ट से ज्यादा लिखा करेंगे। आयशा साजिद, कोई सवाल है यहां तक आपका? नहीं सर। ठीक है बेटा। आयशा, अब ये देखो, आखिरी जो नंबर है वो है 3.0, और बेटा इधर है 0.9। तो इनको अगर करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आ जाएगा, वलीद आंसर नहीं लिखा तुमने अभी तक, इसका आंसर आ जाएगा 2.7। तो ये 3.0 इंटू 0.9। ईमान, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये बताओ जरा। 3.0 में कितने हैं बेटा? 2। और 0.9 में 1। तो अब आंसर कितने में लिख सकते हैं? अब हम 2 में भी लिख सकते हैं और 1 में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक ज्यादा लिखा करेंगे हमेशा। तो विल गो विथ 2.7, दैट इज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जामिनर कह सकता है कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को जस्टिफाई करो। तो जस्टिफिकेशन क्या होगी कि
क्योंकि विड्थ में वन सिग्निफिकेंट फिगर था तो हम टू भी लिख सकते थे और वन भी लिख सकते थे। टू जो है वो बहुत कम वन जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए हमने टू लिखे हैं। ये मैं इसकी वर्डिंग भी लिखवा देता हूँ, 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब अगर एक सवाल हो, सर जस्टिफाई। हाँ बेटा, आप सवाल पूछें। बुशरा, बुशरा बेटा पूछें सर आप। आप क्या वो सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसमें राउंडिंग ऑफ करते हुए हमारे पास बाद में 5 और पीछे इवन या ऑड नंबर हो? नहीं नहीं, इवन ऑड का चक्कर छोड़ो, बस 5 होगा तो एक बढ़ा देंगे, दैट्स इट। ओके सर। हाँ, हमारे फिजिक्स में इतना खप नहीं डालते, बस 5 होगा तो एक बढ़ाएंगे। 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो एक बढ़ा देंगे, और 5 से छोटा नंबर होगा उसके आगे वाले नंबर नहीं देखते। अच्छा, जस्टिफाई द सिलेक्शन, justify the selection of significant figures in 2.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा 2.7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपने लिखा है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपने कैसे सिलेक्ट किए हैं? तो वली उसमें यही बताएंगे ना कि लेंथ 3.0 सेंटीमीटर हैज टू sig fig, width 0.9 सेंटीमीटर हैज 1 sig fig। ठीक है वलीद, मैं तुम्हारा यार पढ़ लूं, तुमने मैसेज पे क्या लिखा है? वलीद डायरेक्ट मैसेज ना करो, बच्चों को नहीं पता ना कि क्या बात हो रही है, एवरीवन पे मैसेज करो। नहीं, टू कहाँ पे है यार? क्या कर रहे हो? टू तो नहीं है, क्या कर रहे हो आप? ये टू कहाँ से है? वेट के अंदर वन नहीं है वलीद, वेट के अंदर वन है यार, टू कहाँ से हो गए? हाँ, तो फॉलो किसको करेंगे? वेट को। द वेट, द वेट हैज लीस्ट significant figure 0.9 centimeter, so the area can be up to 1 sig fig और 2 sig fig। अब इसमें हम ये बात बता देंगे कि 1 sig fig will have यूं लिख लो, बल्कि 1 sig fig is too low in significant figures and will cause inaccuracy in further calculations। हम वन सिग्निफिकेंट फिगर को वलीद अवॉइड करते हैं। वन सिग्निफिकेंट फिगर इतने कम होते हैं कि वो फ्यूचर में जो और कैलकुलेशंस होंगी उसमें इनएक्यूरेसी कॉज करेंगे, इसलिए हमने क्या फॉलो किया? टू सिग्निफिकेंट फिगर। वलीद हो गई बात? अच्छा, इसको तुम यूं सोचो, अगर हम लिखते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर तो इट्स गुड इनफ। वन लिखेंगे तो फ्यूचर की कैलकुलेशन जो है उसके सिग्निफिकेंट फिगर लिमिटेड हो जाएंगे। टू से ज्यादा क्यों ना लिख लें, क्योंकि टू से ज्यादा अगर लिखेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ इनअक्यूरेट हो जाएगा। तो हमने क्या करना होता है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डाटा होता है बस उससे एक ज्यादा लिखा करो, ये ज्यादा बेहतर है। यहां तक हम पहुंच गए वलीद। अब बाकी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के सिंपल रूल्स हैं, लॉग के जो रूल्स हैं वो हमें आने चाहिए। लिखो रूल्स of significant figures for log and
नेचुरल लॉग। लॉग और नेचुरल लॉग के क्या रूल्स होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। वली जिस नंबर का लॉग लेंगे ना उसके जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आंसर में उतने डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। इसको यूं सोचो, जैसे फर्ज करो अगर हम लेते हैं लॉग ऑफ 214। वलीद ये बताओ कि 214 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 ना? हैं? तो लॉग का पता है रूल क्या होता है? जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे लॉग के आंसर में उतने डेसिमल पॉइंट्स लिखने होते हैं। ये साइड पे लिख लो। आंसर। हाँ अली सालम, नहीं तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? हाँ वही बात है ना कि देखो, लॉग लेते हुए जो नंबर हम यूज करते हैं ना उसके जितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर तो उसके आंसर में हम लिखेंगे उतने डेसिमल पॉइंट्स। आंसर ऑफ लॉग और नेचुरल लॉग will have significant figures equal to the, ये मैंने उल्टा कर दिया है। आंसर ऑफ लॉग और नेचुरल लॉग विल हैव डेसिमल पॉइंट्स, will have decimal points equal to the significant figures of the number। ये है जी बात। जिस नंबर का हम लेंगे लॉग उसके जितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में हम लिखेंगे उतने डेसिमल पॉइंट्स। तो वलीद भाईजान जरा ये बताओ कि 214 का अगर लॉग लेते हैं तो लंबा आंसर क्या आ रहा है जो कैलकुलेटर बता रहे हैं? अली साहब पूरा आंसर बता दो ना राउंडिंग ऑफ के बगैर। सर 2.33041377 हाँ शहर बानो, मैं आज भेजता हूँ। 2.33 0 जीरो 413773। 413773। अब देखो जब ये आंसर आ गया आपके पास तो अब 214 में सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो इस लॉग के आंसर में हम डेसिमल लिखेंगे 3। तो ये हो जाएगा 2.330। बुशरा कंफ्यूजन है? ये समझ आ गई बेटा? समझ आ गई। तो क्या रूल है, एक बार रूल को रिपीट करो कि जिस नंबर का हम लॉग लेंगे उसके अंदर जितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर, जो लॉग का आंसर होगा उतने हम लिखेंगे डेसिमल पॉइंट। अब देखिए फर्ज करें हम नेचुरल लॉग लेते हैं एक नंबर 14317 का। अली साहब इसका लंबा आंसर बताओ क्या आ गया? 9.569 9.569 202921। 2092 202921। 921। ओके। अब हमने करना क्या है, असल नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर अली साहब? 1 2 3 4 5, 5 है ना? अगर असल नंबर में है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तो हम इधर लिखेंगे 5 डेसिबल्स। 1 2 3 4 5 9.56920। अली सालिम गुड हो गया? जी सर। आयशा साजिद आपका सवाल है या आपको आ गई यहां तक समझ? सर आ गई है समझ। अच्छा तो यार एक बात बताओ भाई अली सालिम, ये रूल उल्टा भी अप्लाई होगा या नहीं होगा? फर्ज करें ये हमने लिया नंबर का लॉग और हमने उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है उतने लिखे डेसिमल्स। अब एक उल्टी चीज देखो, फर्ज करो हम 10 पावर लेते हैं। 10 पावर लॉग का इनवर्स फंक्शन होता है 2.330 का। बताओ क्या आ गया इसका आंसर? बल्कि अभी रहने दो, आगे चलते हैं। कॉपी हो गया यहां तक? ये फिर ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा लॉग का चेक होगा। अली सारिम कॉपी हो गया? जी सर। लॉग का रूल एक बार बता दो जरा, वली जरूरत नहीं है। अच्छा अली सारिम लॉग का रूल बताओ सर जल्दी। जो भी विद इन ब्रैकेट्स आपका नंबर होगा जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होता है उतने जो आपका आंसर होगा उतने डेसिमल बेसिस में आपको ऐसे में लिखेंगे, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की सारी बलाएं हमने कर ली। अब आगे चलते हैं। अब अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन जो है उसका क्या रूल होगा? लिखो अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन।
एक तो अली साहब जो आपने A1 में सारे फार्मूले पढ़े थे वो यूज होंगे, ठीक है, वो सारे फार्मूले यूज किए जा सकते हैं। ऑल द इक्वेशंस, all the equations studied in A1 are valid। या फिर कोई नया मेथड भी है, बिल्कुल है। या फिर एक सिंपल मेथड है, all uncertainties, या तो A1 वाला फॉर्मूला लगाओ या फिर और करके लिखना है एक नया मेथड जो कि बड़ा सिंपल होगा। all uncertainties can be calculated using uncertainty is equal to plus minus रेंज ओवर टू। यानी कि जो आपकी वैल्यू है ना अली सारिम, उसकी रेंज का अगर आप हाफ निकालेंगे तो वो अनसर्टेनिटी होगी। लंबा काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये रेंज ओवर टू निकालेंगे कैसे अली सारिम? रेंज ओवर टू निकालने के तीन मेथड हो सकते हैं। कितने मेथड हो सकते हैं? तीन मेथड। पहला मेथड, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ओवर टू। ऑल्सो रेंज ओवर टू कैन बी मैक्सिमम वैल्यू में से एवरेज वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। तीसरा मेथड, ये और के साथ है, इनमें से कोई एक कर सकते हैं। रेंज ओवर टू निकालने का तीसरा मेथड ये है कि आप एवरेज में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अली सारिम, अब A2 में हमारे पास अनसर्टेनिटी निकालने के कितने मेथड्स हैं बताओ जरा? दो मेथड्स। एक वो जो सारे फार्मूले हमने A1 में पढ़े थे, अब वो A1 का जो एरर या अनसर्टेनिटी वाला पार्ट है, एक तो वो अप्लाई हो गया। दूसरा, हम रेंज ओवर टू निकाल सकते हैं। अली सारिम आइए समझ, या ऊपर से उड़ गया? फिर आगे समझ। आयशा साजिद बेटा, आपका कोई सवाल है इसमें? ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन लिखी है उसके अंदर हमने डिवाइडेड बाय टू नहीं करना। हाँ नहीं करना, वो इसलिए नहीं करना कि आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये देखें, ये इस तरह लिखें यहाँ पे एवरेज, या आप लिख लें फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी। इस तरफ लिखें मैक्सिमम, इस तरफ लिखें मिनिमम, ठीक है। अब एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। एवरेज और मैक्सिमम या मिनिमम का जो डिफरेंस होता है वो अनसर्टेनिटी होता है। ये भी अनसर्टेनिटी यहां तक, और ये सेम होंगी। अब इस अनसर्टेनिटी को निकालने के मेथड्स क्या हो सकते हैं? अब आप खुद अपनी कॉमन सेंस अगर यूज करें, देखें, अगर आप मैक्सिमम वाली साइड से निकालेंगे तो ये अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होगी? मैक्सिमम माइनस एवरेज। अगर आप मिनिमम वाली साइड से निकालेंगे तो एवरेज माइनस मिनिमम। और अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम को यूज करेंगे तो फिर उसको आधा करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां तक है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसको ओवर टू करना पड़ेगा। हाँ बेटा आयशा साजिद, अब ये देख के आ रही है समझ के क्या हुआ है बेसिकली? जी सर। देखें, मैक्सिमम में से अगर आप निकालते हैं एवरेज, मिनिमम को निकालते हैं एवरेज में से, या मैक्स माइनस मिन करके ओवर टू करते हैं, तीनों का आंसर लॉजिकली सेम नहीं आएगा। देखें जरा ड्राइंग पे देखें। आप समझिए ओवर टू क्यों नहीं किया? हारिस बताओ, हारिस आइए समझ। ठीक है, तो ये हमारे मेथड्स हैं। अब अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन की हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और A2 में जनरली वी गो विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। तो अनसर्टेनिटी कैलकुलेशंस की कुछ एग्जांपल्स करनी चाहिए। एग्जांपल नंबर 1 लिख लो। एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, लेंथ इज 10 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, विड्थ इज 5 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। हमें अनसर्टेनिटी की गुड इनफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर 5 में अनसर्टेनिटी का बहुत यूज होता है। और एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ।
अब अगर आप ये कहते हैं कि हमें अनसर्टेनिटी का सादा मेथड करना है, बिल्कुल सिंपल, तो फिर आप एक ही फार्मूला हर जगह पे लगा सकते हो। कौन सा फार्मूला? अब आप ये रूल बना लो कि हमने सारे सवालों में बस ये करना है। क्या करना है? डेल्टा ए मैक्सिमम माइनस ए। अच्छा बेटा, दिस विल ऑलवेज वर्क, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ये अकेला फार्मूला याद कर लो तो आपको किसी और फार्मूले की फिर जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब आप मुझसे ये सवाल आयशा पूछ सकती हैं कि तो A1 में क्यों नहीं किया ये तो इतना सिंपल है ना? दिमाग में आ रही है ये बात? जी सर। मतलब अगर अनसर्टेनिटी इतने सीधे तरीके से निकाल सकते हैं तो फिर A1 में तो इससे बहुत मुश्किल मेथड नहीं थे। दिमाग में आ रही है तो मैं बताऊं, नहीं आ रही तो आगे चलते हैं। नहीं सर, बता दें। अच्छा वली, तुम्हारा तो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ही खराब किस्म का है, फजूल किस्म का आर्ग्यूमेंट है। एक तो तुम एवरीवन पे मैसेज करो, वो कह रहे हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं था। अच्छा लेट मी क्लियर वन थिंग, सिलेबस इज ओनली फॉर द एग्जामिनर नॉट फॉर द स्टूडेंट। अच्छा मैं ये बात क्लियर कर दूं, अगर कोई चीज आपके सिलेबस में नहीं है एंड यू अप्लाई दैट इन योर एग्जाम, यूल गेट फुल मार्क्स। सिलेबस सिर्फ एग्जामिनर के लिए होता है, स्टूडेंट के लिए नहीं होता, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में मेथड की रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो यू कैन यूज एनी मेथड विद इन द सिलेबस और आउटसाइड द सिलेबस। समझ आ गई बात आयशा? जी सर। सिलेबस किसके लिए होता है, स्टूडेंट के लिए या एग्जामिनर के लिए? एग्जामिनर के लिए, स्टूडेंट के लिए नहीं होता। स्टूडेंट के लिए सिलेबस तब वैलिड हो जाएगा जब वो कहेगा सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दैट मेथड। अगर एग्जामिनर ने मेथड रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो फिर दुनिया जहान का कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो पहली बात यह कि रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो फिर यूज क्यों नहीं करते थे? अब मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं। एक्चुअली ये मेथड लगाने के लिए आपको अनसर्टेनिटी के साथ वैल्यू भी चाहिए। A1 में कुछ क्वेश्चंस होते थे जिसमें आपको यूं गिवन होता था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन L प्लस माइनस 3%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी in width is plus minus 2%. Find delta A over A into 100. ये आयशा मैक्स माइनस मिन वाला मेथड या मैक्स माइनस एवरेज वाला मेथड इस सवाल पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते। इट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर गिवन, द वैल्यूज आर नॉट गिवन। आयशा बेटा इसलिए हम A1 में ये वाला मेथड यूज नहीं करते थे। A2 में वैल्यूज आर ऑलवेज गिवन। सो बेसिकली इफ यू आर यूजिंग मैक्सिमम माइनस मिनिमम ओवर 2 या मैक्स माइनस एवरेज, तो वो मेथड सिर्फ तब चलता है अगर वैल्यूज और अनसर्टेनिटीज दोनों गिवन हो। A1 के आधे क्वेश्चन में सिर्फ अनसर्टेनिटीज गिवन होती थी। आयशा आप समझ आ गई बात? जी सर। ये मेथड सिर्फ कब चल सकते हैं? देखें, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो तो आप तब बता सकती हैं जब लेंथ गिवन होगी ना। अब अगर लेंथ गिवन ही नहीं है और सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है, तो आयशा आप मुझे खुद बताएं, क्या अगर आपको लेंथ की वैल्यू नहीं गिवन और सिर्फ अनसर्टेनिटी गिवन है तो आप ये बता सकती हैं कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी? नहीं सर। तो क्वेश्चन देम सेल्व्स रिस्ट्रिक्टेड थे। मतलब क्वेश्चन इस तरह के थे कि अगर हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम ओवर 2 या रेंज ओवर 2 लगाते तो उसके लिए हमें वैल्यूज चाहिए थी। तो A1 में आधे क्वेश्चन तो वो वाले थे जिसमें वैल्यूज थी ही नहीं। वलीद आइए बात समझ। ये जो मेथड है ना जो हमने ये लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन पे चल जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन पे नहीं चलेगा, यहां पे क्रॉस है, ये इस पे चलेगा। तो A2 में ये क्यों चल जाएगा? क्योंकि A2 में यू विल ऑलवेज हैव वैल्यूज अलोंग विद अनसर्टेनिटीज, नॉट लाइक A1। आयशा साजिद आई थिंक बात क्लियर है, आगे चल सकते हैं ना। जी सर। अगर A1 में भी हमेशा वैल्यूज गिवन होती और अनसर्टेनिटीज के साथ वैल्यूज भी होती तो फिर वो हम डेल्टा वाले फॉर्मूले कभी पढ़ते ही ना, ठीक है। फिर हम सीधा इस मेथड से करते हैं, इससे भी वही आंसर आता है, उनसे भी वही आंसर आता है, आंसर सेम ही आता है। जैसे अभी हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर लेते हैं। देखें, अगर आयशा मैं आपसे ये पूछूं एरिया मैक्सिमम कब होगा, तो आप मुझे कहेंगे कि सर एरिया मैक्सिमम होगा जब लेंथ भी मैक्सिमम होगी और
विड्थ भी मैक्सिमम होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं बेटा आयशा? जी सर। एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब लेंथ भी मैक्सिमम और विड्थ भी मैक्सिमम। और एरिया इटसेल्फ क्या होगा? जब लेंथ और विड्थ अपने एवरेज पे होंगे। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि जब आप लिखते हैं ना 10 ± 2, तो उसमें यह बात समझने वाली है कि लेंथ मिनिमम, लेंथ एवरेज, लेंथ मैक्सिमम। तो 10 itself इज एवरेज, 10 + 2 इज मैक्सिमम, 10 - 2 इज मिनिमम। ठीक है, सेम विद द विड्थ। तो अब अगर मैं अनसर्टेनिटी एंड एरिया निकालना चाहता हूं, डेल्टा ए, तो मैं लिखूंगा लेंथ का मैक्स, एरिया का मैक्सिमम माइनस ए। तो मैं लिखूंगा लेंथ का मैक्सिमम इंटू विड्थ का मैक्सिमम माइनस लेंथ इंटू विड्थ। आयशा, मैं यहां तक रुक गया, मुझे बताओ आ गई समझ? जी सर। और ये बात सही है, भी समझ दोबारा आ गई कि समझा ए वन देंगे? में हम ये जुगाड़ क्यों नहीं लगाते थे? सही है, दोबारा समझा देंगे? लेंथ वाला। कौन सा वाला मुइज? सही है, लेंथ वाला। मैं समझा देता हूँ। मोइज, तुम पहले मुझे ये बताओ, ये जो इतना सिंपल मेथड हमने अभी लिखा है, ये ए वन में क्यों यूज नहीं करते थे? बताओ। सर उसमें एप्लीकेबल नहीं था ना, उसमें। क्यों? उसमें फुली एप्लीकेबल नहीं था, या कुछ क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल था और कुछ पे नहीं था? सर कुछ पे एप्लीकेबल था, कुछ पे नहीं था। बेटा, अगर आप पूरी बात कर दें तो आपके बोलने पे पैसे तो नहीं लगते हैं, तो आप बता देना कि किस पे जी सर। एप्लीकेबल और किस पे नहीं था। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप बता देना कि किस पे एप्लीकेबल था और किस पे नहीं था, मैं वेट कर रहा हूँ ना। सर क्या चीज़, ये वाला फॉर्मूला? ये वाला जी जी भाई, यही वाला फार्मूला ही हम आपसे पूछ रहे हैं। आप ये बताएं कि ये फार्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल, तो बेटा पूरी बात किया करो ना। आजकल के बच्चे ना आधे आंसर करते हैं, जो सबसे बड़ा मसला है। मैं पूछ रहा हूँ ये इक्वेशन किस तरह के क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल थी और किस तरह के क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं थी। सर ये नहीं मैंने सुना। वाह वाह, कमाल है सर भाईजान, मैंने कमाल है बहुत। ये सुना था कि वो कुछ पे था, कुछ पे नहीं था। भाईजान, तुसी बड़े ग्रेट इंसान हो। बुशरा सर तारिक, आप सर बताएं ये फार्मूला किस पे एप्लीकेबल था और किस पे नहीं था? सर जिन जिन क्वेश्चंस में वैल्यूज दी हुई थी उन पे ये वाला एप्लीकेबल था, जिन पे नहीं दी हुई थी तो उस पे नहीं था। हाँ मुइज, जिन अब मेरी बात सुनो, देखो कुछ जी क्वेश्चंस होते थे जिसमें वैल्यूज और अनसर्टेनिटीज दोनों गिवन होती थी, उस पे ये फार्मूला लग जाएगा। जिसमें सिर्फ अनसर्टेनिटीज गिवन होंगी और वैल्यूज नहीं गिवन होंगी, उस पे ये फार्मूला नहीं लगेगा। ए वन में वैल्यूज आर ऑलवेज गिवन, सो ये फार्मूला लग जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब एरिया का मैक्सिमम का क्या होगा? मुझे अब मैं तुमसे ना बीच बीच में पूछूंगा, सुना करो पूरी बात। जी सर, मुझे ठीक लगता है है तुम सर। कंप्यूटर ऑन करके घूमने चले जाते हो। नहीं सर, इधर अच्छा, ही था। तो पूरी बात सुना करो ना, अगर समझ नहीं आई दोबारा पूछो। एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब लेंथ भी होगी मैक्सिमम, विड्थ भी होगी मैक्सिमम। अब तुम मुझसे पूछो, तुम्हें बात समझ आ गई या नहीं आई, ये बताओ। जी सर, आ गई। जहरी सी बात है, एरिया मैक्सिमम अगर निकालना है तो मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम विड्थ। तो एरिया मैक्सिमम तब होगा जब लेंथ जो है वो 10 की जगह हम यूज करेंगे 12। क्यों? 10 + 2। और विड्थ हम यूज करेंगे 6। अब आइए समझ। ठीक है सर। अच्छा, अब जो एरिया होता है ना, वो एवरेज होती है, वो होगी लेंथ इंटू विड्थ, वो होगी 10 × 5। अब हम निकालते हैं अनसर्टेनिटी इन एरिया। Uncertainty in area is plus minus maximum value of area minus area, प्लस माइनस मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 12 × 6। 12 × 6। हाँ, और एवरेज क्या थी? 10 × 5। 10 × 5। हाँ जी। तो 72 - 50 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 22। क्या A2 में अनसर्टेनिटी को राउंड ऑफ करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। जिस तरह A1 में राउंड ऑफ करते थे, कर लो तो इट्स गुड, नहीं करना तो ना करो, इट्स योर चॉइस। तो 22 को 20 लिखना इज नॉट कंपल्सरी, लिख लोगे तो इट्स गुड। तो वन सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल जो A1 में था वो A2 में नहीं है। A2 में आप 22 लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी को। अच्छा मुइज, अब इधर इस तरफ आते हैं। फर्स्ट करो मैं A1 वाला मेथड करता हूं। ठीक है, कौन सा मेथड मुइज? A1 वाला मेथड। ए। उससे भी तो यही आंसर आना चाहिए ना। तो अब देखो, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो मोइज भाई, डेल्टा ए ओवर ए ये था ना A1 में, जी सर। डेल्टा एल एल ओवर ओवर एल एल। प्लस डेल्टा डब्ल्यू
ओवर डब्ल्यू। ठीक है, इसमें अगर वैल्यूज डालेंगे, डेल्टा ए हमें चाहिए, एरिया मेरे हिसाब से हो जाएगा 10 into 5। आप क्या कहते हैं? ये 10 और ये 5, समझाने की जरूरत है या आ गई ये समझ? सर आ गई ये समझ। हाँ आयशा साजिद, ये समझ आ गई मैंने 10 into 5 क्यों कर दिया यहाँ पे? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब राइट साइड पे देखो देखो, अगर हम करते हैं डेल्टा एल ओवर एल, 2/10, 1/5। आयशा एक गो में ना कैलकुलेटर से निकालना है आंसर किसका? 10 into 5 into 2/10 +1/5। ये सारा कुछ कैलकुलेटर में डालो, बताओ डेल्टा ए कितना आ गया। और पता है क्या आंसर होगा? 20, 22, 24 यार। इसको फिर 50 से मल्टीप्लाई भी तो करो ना। तो आंसर लाजमी नहीं कि 22 आ जाए, हो सकता है 21 आ जाए, 23 आ जाए, उसके आसपास आएगा, लेकिन एक्सेप्टेबल होता है। हाँ, +-20 तो सेम ही है। मुझे आगे नहीं समझ? जी सर आ गई। तो उस मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो, यू गेट द सेम आंसर। आयशा साजिद, अब ये समझ आ गई है जो A1 वाला आंसर था मेथड का और जो A2 वाला आंसर है वो एक जैसा ही आ जाता है। ठीक है। जी सर। लेकिन सर इससे 22 आया, उससे 20 आया है। बड़ा मसला हो गया ये तो। आपका जो हम्म। एग्जामिनर होगा ना, वो आपके मेथड के अकॉर्डिंगली दोनों को चेक करेगा और दोनों को ही करेक्ट करेगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ। अच्छा, फर्ज करो अगर तुम और मेथड चेंज करोगे फिर आंसर थोड़ा सा और भी चेंज हो सकता है। जैसे फर्ज करो अली सालेम, उसके पास टाइम ही टाइम होगा। ठीक है, आप बस फेल होने वाले बनो। ठीक है, वो आपको फेल करने के लिए टाइम निकाल लेगा, आप टेंशन ना लो। हाँ सवेरा, रिकॉर्डिंग भेज देंगे ना बाद में। अच्छा, रिकॉर्डिंग आई थिंक मोइस कर रहे हैं। मोइस, तुमने मुझे भेजनी है रिकॉर्डिंग? बेटा 99 पे कौन सा ये होता है? तुम ऐसी बातें सुना रहे हो। ठीक है, और डायरेक्ट मैसेज ना करो ना, एवरीवन पे करो, क्या बात हो रही है किसी को पता भी चले। अच्छा, और करके देखो मोइस, अगर फर्ज करो कोई बंदा ये कर ले, मैंने ये भी तो कहा है ना कि डेल्टा ए इज इक्वल टू, इसका भी चेक कर लेते हैं ना, ए मैक्सिमम ए मिनिमम ओवर 2। कहा था, हाँ था सर। कहा था ना। तो इससे आंसर हो सकता है 21 आ जाए, लेकिन सारे आंसर ठीक होंगे। अच्छा, डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस लेंथ का मैक्सिमम, विड्थ का मैक्सिमम, लेंथ इंटू विड्थ ओवर 2, सॉरी, लेंथ का मिनिमम, विड्थ का मिनिमम ओवर 2। तो प्लस माइनस, बेटा लेंथ का जो मैक्सिमम है वो है 12, विड्थ का मैक्सिमम है 6, माइनस लेंथ का मिनिमम हो जाएगा 10-2, 8। 10-2 क्या हो गया? 8। और 5-1 4 ओवर 2। मुझे ये कहानी है, ये समझ? ठीक है सर। सर वो एवरेज वाला भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, एवरेज माइनस मिनिमम। ठीक। सबसे सेम आंसर आएगा, बस ये होगा ना 20, 21, 22 इस तरह। अच्छा, +-72 -32 ओवर 2, इससे 20 आ रहा है। ठीक है, गुड हो गया। ठीक है सर। यार ईमान, एक तो यार एमान पे मैसेज करो ना, पता नहीं है ना हम क्या बात कर रहे हैं। वाई कैन नॉट बी अप्लाई डेल्टा ए मैक्स एवरेज ऑन अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन पे? मुझे आपकी बात ही समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रही हैं। अच्छा, अब मैंने तीनों तो लगाए हैं फॉर्मूले, आप क्यों कह रही हैं कि कौन सा नहीं लग सकता? मैंने ये लगाया है मैक्स माइनस एवरेज, A1 वाला फॉर्मूला भी लगा दिया, रेंज ओवर 2 भी लगा दिया, सारे तो लगा दिए, और कौन सा रह गया है? मुझे अगर ये वाला लगाएंगे, जैसे A - A मिनिमम, ये भी कहा था ना, है? जी सर एक कहा इससे था भी ये। आंसर की डेफिनेशन देख लें एक बार। फिर इससे आंसर 18 आ रहा है। कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, एग्जामिनर तीनों को मार्क कर ठीक। तो एग्जामिनर जो है ना, के मेथड के अकॉर्डिंगली चेक करेगा। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे एक्यूरेट कौन सा है, तो इट्स दिस वन।
मैक्स माइनस मिन ओवर 2 इज द मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, लेकिन नंबर सबके मिलते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। लेंथ इंटू विड्थ माइनस लेंथ का मिनिमम, विड्थ का मिनिमम। तो लेंथ इंटू विड्थ जो है वो हमारे पास हो गया। अगर आपको टेंशन है ना कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो, देन गो विद दिस वन, फिर एग्जैक्ट आएगा। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास 10 × 5 माइनस 8 × 4, तो 18 आ रहे हैं ना। देखिए ना, अगर हम 18 को, 22 को और 20 को राउंड ऑफ करते हैं, फर्क करेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अनसर्टेनिटी को 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैच करना कंपलसरी होता है। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में ये सब आ जाएंगे 20। बेशक हम राउंड ऑफ ना भी करें, लेकिन अनसर्टेनिटी का जो मैच होता है इट शुड बी अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐशा, साजिद, अब कोई सवाल है या आ गई समझ? सर आ गई है समझ। ये सारे मेथड ही वैलिड हैं, लेकिन मैक्स माइनस मिन ओवर 2 इज अ बेटर मेथड। अच्छा, अब इक्वेशन ये लिखे, लिखे इक्वल टू log of temperature। temperature is equal to 25.0 plus minus 0.5 डिग्री सेल्सियस, y प्लस माइनस डेल्टा y। अच्छा, अब ये मिलके करते हैं वलीद। इसमें पहले स्टेप में हम निकालेंगे y। क्या निकालेंगे वलीद पहले स्टेप में? y निकालेंगे, जो कि होगा log of 25.0। वलीद क्या आंसर आ गया log of 25.0 का? वलीद आंसर बताओ यार, कोई और बच्चा बता दे। अली लंबा साहब आंसर बताओ। लंबा आंसर बताना है या छोटा? नहीं नहीं, मुझे पूरा 1.39। राउंड चलो। ऑफ करके ना बताया करो, मुझे पूरा बताया करो। अच्छा, 1.397। अब ये देखो ना, इसमें है 3 सेक फिग है ना, तो 3 डेसिमल्स हमने लिख दिए। अब यहां पे तो A1 वाला फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, बताओ क्यों? अली साहब, यहां पे अब A1 वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, बताओ क्यों? अनसर्टेनिटी नहीं given। हाँ यार वलीद, वेरी गुड बेटा। आप मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर गलत राउंड ऑफ करके बताओ, ताकि सारा सवाल ही गलत कर दें। वेरी गुड बेटा। या तो राउंडिंग ऑफ ठीक करो या पूरा आंसर बताओ, इसीलिए फिर मैं कहता हूँ कि पूरा आंसर बताओ ना। आपने राउंडिंग ऑफ गलत करके मुझे बता दी है, तो पूरा लिखते हैं ना यार। 397,940, ठीक है। उस हिसाब से फिर बन जाएगा 1.398 बन जाएगा ना। अच्छा, अब यहां तक हम पहुंच गए। अब इसी बात हम इसका निकालेंगे अनसर्टेनिटी। अब लॉग का फॉर्मूला तो हम A1 में कभी पढ़ा ही नहीं था, तो अब क्या करेंगे फिर? डेल्टा वाई इज मैक्सिमम वाई मिनिमम ओवर 2। हाँ बेटा आयशा, साजिद, आइए समझ। जी सर। प्लस माइनस देखें, लॉग ऑफ मैक्सिमम क्या हो गया 25.5, मिनिमम क्या हो गया लॉग ऑफ 24.5 होल ओवर 2। बेटा आयशा, इसकी वर्किंग करके क्या आ गया डेल्टा वाई? यार वलीद आंसर बताओ ना यार इसका। वलीद, इस वर्किंग का आंसर बताओ बेटा। अली सालिम, तुम ही बता दो यार। मुझे भी करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मुझे कल से कैलकुलेटर लेके आना चाहिए, तुम लोग ट्रस्टवर्दी बिल्कुल नहीं हो। एट पॉइंट एट सिक्स एट पॉइंट सेवन इंटू टेन एक टू मिनट, मुइज दावर बताओ। नेगेटिव थ्री। एट पॉइंट मुइज सिक्स मुइज एट मुइज सेवन 8.687 इंटू 10 पावर -3। -3। हाँ ईमान, उस पे एक सेकेंड, आप क्या कह रही हैं? नहीं ईमान, उस पे नहीं लगा सकते ना, फिर हम वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, यहां तक हो गया ना।
अब इसके आगे अगर देखते हैं, अगर मैं 10⁻³ को अप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा +/-0.008687। ठीक है। तो अब ये होता है कि जितने नंबर में हम लिखते हैं वैल्यू के डेसिमल्स, उतने अनसर्टेनिटी के डेसिमल्स। A2 में हम डेसिमल्स का ख्याल रखते हैं। जैसे वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं 1.398, तो अनसर्टेनिटी भी हम इस डिजिट तक लिखेंगे, तो +/-0.00। अब ये 8 जो है वो क्या बन जाएगा, 9। तो हम इसको लिखेंगे 1.398 +/-0.009। आयशा साजिद का कोई सवाल है तो मुझे बताएं इसमें, या आ गई समझ? सर आ गई है समझ। और एक बार बता दूं। देखें, आपके पास जो आंसर आ गया ना अनसर्टेनिटी का, हमने कैसे किया? हमने किया मैक्सिमम माइनस मिनिमम ओवर 2। इससे आंसर आ गया, मुझे आंसर एक बार फिर बताओ क्या था? 8.687 8.687, और साथ था 10 इंटू power 10 negative 3 -3। तो पहले तो ये हो गया 0.00867। अब हमारा जो आंसर है वो कितने डेसिमल्स तक है? मुझे हमारे आंसर में है 3 डेसिमल, ऐसे ही है ना? जी सर। अगर आंसर में 3 डेसिमल है तो अनसर्टेनिटी भी ले जाएंगे 3 डेसिमल तक। तो ये हो जाएगा 1.398 ±0.009। इसके आगे बच्चों इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कल हमारे क्वेश्चन 2 के नोट्स हो जाएंगे कंप्लीट, और एक पेपर का क्वेश्चन 2 भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन 2 हमारा कल तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले वीकेंड पे क्वेश्चन 2 की प्रैक्टिस करेंगे, उसके अगले वीकेंड पे फिर क्वेश्चन 1 करेंगे। ठीक है जी बॉयज? ओके जी बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।